मैं सुनील कुमार करियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रथम वीडियो में हम मगध साम्राज्य के उत्थान के बारे में और राजा बिंबिसार के बारे में बातचीत किए थे, उसी पर विषय पर चर्चा किए थे। आज हम लोग बात करेंगे बिंबिसार के बाद गद्दी पर कौन बैठा था, उसकी क्या इतिहास में वर्णित विषय वस्तु है, हम लोग इस पर बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि राजा बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दिया और हत्या के बाद मगध की गद्दी पर अजातशत्रु ही गद्दी पर बैठा था। और यह बिंबिसार के बाद दूसरा शक्तिशाली राजा था जिसने अपने पिता के जो विस्तारवादी नीति था और उस विस्तारवादी नीति को आगे जारी रखा। सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि इसे इतिहास में किस नाम से जाना जाता है। इतिहास में अजातशत्रु को कुनिक नाम से जाना जाता है और यह जैन धर्म का अनुयायी था। जब यह गद्दी पर बैठा और विस्तारवादी नीति को अपनाया, विस्तारवादी नीति के तहत ये दो महत्वपूर्ण युद्ध किए और जिससे इसका साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया। तो सबसे पहले कौन सा युद्ध किया? सबसे पहले कौशल के राजा प्रसेनजीत से युद्ध किया। इतिहासकार बताते हैं कि इनकी जो पहली पत्नी थी कौशल देवी, वह राजा प्रसेनजीत की बहन थी। जब अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दिया तो वो नाराज होकर के अपने नहरा चली गई, यानी अपने माता पिता के पास चली गई। और जिसके चलते राजा प्रसेनजीत ने जो काशी का क्षेत्र दे दिया था बिंबिसार को, वो काशी का क्षेत्र छीन लिया। और जब काशी का क्षेत्र छीन लिया तो अजातशत्रु नाराज हो गया। उस काशी के क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए उसने आक्रमण कर दिया और कौशल के राजा प्रसेनजीत हार गए। हार के बाद दोनों में समझौता हो गया और समझौता के बाद राजा प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया और अजातशत्रु को पुनः काशी का क्षेत्र फिर मिल गया, जिससे 1 लाख रुपया सालाना आमदनी होता था। दूसरा युद्ध बज्जी संघ से हुआ। इतिहास बताती है कि बज्जी संघ एक ऐसा संघ था जिसमें कई राजाओं का संघ था और आपस में इतनी एकता बनी थी, वहाँ की प्रजा नियमित कर भी देता था, जिसके चलते उसकी एकता के सामने अजातशत्रु जीत पाना बहुत मुश्किल था। अजातशत्रु उसको जीत नहीं पाता। तो एक बार इतिहास में लिखा गया है और इसका वर्णन भरहुत स्तूप के रेलिंग पर भी है कि भरहुत स्तूप के रेलिंग पर है कि एक बार अजातशत्रु गौतम बुद्ध से मिलने के लिए गया था। उस सीन को भरहुत स्तूप के रेलिंग पर भी उत्कीर्ण कर दिया गया है। और जब अजातशत्रु गौतम बुद्ध से मिलने के लिए गया था तो उसने पूछा था गौतम बुद्ध से कि हम कैसे बज्जी संघ पर विजय प्राप्त करेंगे। तो तब उन्होंने गौतम बुद्ध ने बताया था कि जब तक बज्जी संघ में एकता बनी रहेगी और प्रजा यदि उसको नियमित कर देता रहेगा तब तक उसको जीत पाना बहुत मुश्किल होगा। तब अजातशत्रु ने एक प्लान बनाया कि कौन ऐसा विधि बनाया जाए, कैसा उपाय किया जाए कि उसके आपस में फूट पड़ जाए। और उसको बज्जी संघ में फूट डलवाने के लिए अपने मंत्री सुनिध और बसस्कार को बज्जी संघ में भेज दिया। और बज्जी संघ की उस समय राजधानी थी वैशाली, भेज दिया। और इन दोनों के फूट डलवाने के कारण जब वह कमज़ोर पड़ गया तब अजातशत्रु ने बज्जी संघ पर आक्रमण कर दिया। और जब बज्जी संघ पर आक्रमण किया था तो उसमें उसको जीतने के लिए 2 महत्वपूर्ण हथियार का उपयोग किया था, एक रथमुसल और दूसरा महाशिला कंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था। दूसरी बात है कि जब बज्जी संघ पर आक्रमण करने के लिए जाता उससे पहले अजातशत्रु ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले उसने राजगीर में एक महत्वपूर्ण दुर्ग का निर्माण करवाया। जब आपसे पूछा जाएगा कि राजगीर में
सैनिक दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो अजातशत्रु ने ही करवाया था। दूसरा काम क्या किया कि ये अजातशत्रु ने गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर एक सैनिक छावनी बनाया, जो आगे वही छावनी पाटलिपुत्र कहलाया था। हालांकि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना राजा उदयन ने करवाया था, लेकिन गंगा, गंडक, सोन नदी के संगम पर सबसे पहले सैनिक छावनी अजातशत्रु ने ही बनवाया था। जब ये दोनों काम पूरा हो गए, तब बसस्कार और सुनिध के द्वारा फूट डलवा करके और तब उस पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके बहुत आसानी से उस पर विजय प्राप्त कर लिया। हम पिछले वीडियो में बताए थे कि बुद्ध का जन्म, या बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध राजा बिंबिसार के समकालीन थे और उनके मित्र भी थे। लेकिन जब राजा अजातशत्रु बना, तो अजातशत्रु के शासनकाल में ही गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। ने यह कहा जाए, अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, और उनके महापरिनिर्वाण प्राप्त होने के बाद उनके अवशेषों पर, अवशेष का मतलब राख पर, अजातशत्रु ने ही राजगीर में एक स्तूप का निर्माण करवा दिया। स्तूप, जब कोई बौद्ध धर्म में महापुरुष मरते हैं और उनको जलाया जाता है और उनके अवशेष को जहाँ गाड़ दी जाती है और पत्थर का पिंडनुमा आकृति बना दी जाती है, उसी को कहा जाता है स्तूप कहा जाता है। और अजातशत्रु ने राजगीर में जो स्तूप बनाया था, उसी स्तूप के ध्वंसावशेष को या अवशेष को निकाल करके बाद में सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण करवा दिया था, यही राजगीर के स्तूप से। और इसी के अजातशत्रु के शासनकाल में ही राजगृह में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। जब भी आपसे पूछा जाए प्रथम बौद्ध संगति किस राजा के समय में हुआ था, तो अजातशत्रु के समय में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और बौद्ध संगति इसलिए आयोजन किया गया ताकि बौद्ध धर्म का विस्तार हो, उनमें एकता बनी रहे, इसीलिए किया गया था। और जब बौद्ध संगति आयोजित की गई थी, तब पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि पुराण में वर्णित है कि अजातशत्रु 28 वर्ष शासन किया था, लेकिन बौद्ध धर्म ग्रंथ में नहीं, उसका शासन 32 साल तक हुआ था। और 32 वर्ष शासन के बाद इसकी हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दिया, और इस तरह से अजातशत्रु के शासन का समाप्त हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे राजा उदयन के बारे में। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र राजा उदयन बना, और उदयन का जब बना, ऐसे उदयन भी जैन धर्म को मानने वाला है। इतिहास में राजा उदयन को ही पितृहंता शासक कहा गया है। हालांकि बौद्ध धर्म ग्रंथ उदयन को पितृहंता कहते हैं, पितृहंता मानते हैं, लेकिन जैन धर्म नहीं मानती। जैन धर्म राजा उदयन को पितृभक्त कहा है। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है, बौद्ध धर्म ग्रंथ का भी मानना है, कि इतिहास में इसे सबसे पहले उदयन को ही पितृहंता शासक के रूप में माना गया है। दूसरी बात, इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है पाटलिपुत्र शहर की स्थापना। अब ये जाने पहले कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना क्यों किया गया। पहली राजधानी थी राजगृह, जो राजगीर कहलाया। राजगृह जब अब असुरक्षित रहने लगी, क्योंकि अब मगध साम्राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक हो गया, और उत्तर दक्षिण ज़्यादा हो जाने के कारण अब राजगृह सुरक्षित नहीं माना जाने लगा। अतः अपनी राजधानी को यह अलग बनाने का निर्णय लिया, और अजातशत्रु ने एक दुर्ग बनाया था, एक सैनिक छावनी बनाया था, और उसी स्थान में राजा उदयन ने गंगा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना किया। और सबसे पहले राजा उदयन ने ही पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। ये उदयन, राजा उदयन के समय का सबसे महत्वपूर्ण घटना है पाटलिपुत्र शहर की स्थापना करना और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाना।
ये जैन धर्म के मानने वाला था और इसके माता का नाम था पद्मावती। बौद्ध साहित्य के अनुसार राजा उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक 3 भाई निरंतर शासन करता रह गया, लेकिन इन लोगों का शासन बहुत ही संक्षिप्त था और ना ही ये लोग कोई प्रतापी शौर्य सामर्थ्य वाले शासक था। इसलिए धीरे धीरे अमात्य लोग इनके ऊपर प्रबल होता चला गया और ये जो तीनों शासक अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक थे, इतिहासकार इसे पितृहंता शासक के रूप में मानते हैं और इस वंश का अंतिम शासक था नागदशक और नागदशक को वहाँ के अमात्य, उसका नाम था शिशुनाग, अमात्य शिशुनाग ने गद्दी से हटा करके स्वयं गद्दी पर बैठ गया और तब एक नए राजवंश का उदय हुआ जिसको इतिहास में शिशुनाग वंश कहा जाता है। इस तरह से हरिण्यक वंश के शासन का इतिहास में समाप्त हो गया। अब हम लोग फिर किसी दूसरे विषय के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।